हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप सभी को पता है कि न्यूटन के 3 नियम होते हैं, 3 लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए थे। जिसका पहला नियम होता है जिसका नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो उसी से रिलेटेड है हमारा आज का टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इनर्शिया क्या चीज़ होती है। इनर्शिया मतलब पावर ऑफ बीइंग इनर्ट, किसी चीज़ के इनर्ट रहने की पावर। ये यूँ कहें कि आपने पढ़ा है, उसका नियम होता है न्यूटन का, तो फर्स्ट कि अगर कोई बॉडी जो है वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट है तो वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगी, और इन स्टेट ऑफ मोशन है तो इन स्टेट ऑफ मोशन रहेगी अनटिल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाई टू इट। तब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा देते, यानी वो। अब उसी का सेकंड जो लॉ है जिसको हम कहते हैं F=ma, इसको भी देख लेते हैं। ये भी फर्स्ट रूल का ही, फर्स्ट लॉ का ही एक रूल है। अगर हम F अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, फोर्स लगाते हैं, तो उसका एक्सीलेशन, उसमें आने वाला एक्सीलेशन डिपेंड करता है मास पर, m पर। मास ज़्यादा होगा तो एक्सीलेशन कम आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये हल्का सा कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, इस पर मैं कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसमें कुछ एक्सीलेशन आता है, सपोज 10। लेकिन अगर मैं इसी जगह पर कोई भारी चीज़ रख देता हूँ जिसका m ज़्यादा होता है, यानी सपोज मैं ये रख देता हूँ, सेम फोर्स उतना ही अप्लाई करता हूँ, तो अब इसमें एक्सीलेशन उतना नहीं आएगा, 10 नहीं आ पाएगा। तो यही है, इसी को कहते हैं कि मास ने क्या करा है, अपोज कर दिया है। मास क्या है, अपोजिंग फैक्टर होता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। देखिए V=IR टाइप का काम करता है, ओम्स का जो लॉ होता है उसमें R रेजिस्टेंस होता है। सेम ऐसे ही जो है यहाँ पर M रेजिस्टिंग पावर को डिनोट करता है, जिसको हम कहते हैं मास। लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन के केस में, ट्रांसलेटरी मोशन कहने का मतलब ये कि एक जगह से आप दूसरी जगह पे किसी चीज़ को मूव करते हैं, पुश करके एक ही लाइन पर वो मूव करते हैं, ट्रांसलेशन हो रहा है उसका, तो फिर वो जो मोशन होगा ट्रांसलेटरी मोशन में, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी चीज़ का मास उसके इनर्शिया का मेजरमेंट होता है, उसकी माप होती है। लेकिन अब इसी चीज़ को अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में समझना चाहें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है, तो आपको ट्रांसलेटरी मोशन से हटकर किस पे आना पड़ता है, आपको आना पड़ता है ट्रांसलेटरी मोशन को छोड़कर रोटेशनल मोशन के बारे में। रोटेशनल मोशन का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ रोटेट करें तब भी क्या ऐसा हो रहा होगा, क्या तब भी उसकी कोई रेजिस्टिंग पावर होगी? जी हाँ, पक्की होगी। लेकिन वो जो रेजिस्टिंग पावर होगी वो m डिपेंडेंट नहीं, सिर्फ m से ही आप नहीं पता लगा पाएंगे कि कितना अपोज हुआ, कितना विरोध हुआ। इसको सिर्फ आप m से नहीं बता पाते, वहाँ पर और फैक्टर भी यूज़ करना पड़ता है, जिसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज नोन नॉट ओनली द मास ऑफ द बॉडी। देखिए ये है मेरे पास, इस पेन को मैं रोटेट करता हूँ यहाँ रख कर, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, बीच से अगर इसको रोटेट करूँ तो इस पर फोर्स लगाने से और फिर यहाँ रख कर सेम फोर्स अप्लाई करने से जो इसमें रोटेशनल एनर्जी आएगी वो अलग है। जो रोटेशनल वेलोसिटी, जिसको आप एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, वो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो अलग अलग आएगी। मतलब यहाँ रखने पर अलग वेलोसिटी से रोटेट करेगा, और यहाँ रखकर इस पर फोर्स अप्लाई करने से ये अलग वेलोसिटी से रोटेट करेगा। मतलब ये हुआ, इसका यही मीनिंग है कि इसमें भी अपोजिंग फैक्टर है, कोई ना कोई फैक्टर है जो मेरी दी हुई एनर्जी का अपोज करता है, और वो डिपेंड कर रहा है एक्सेस ऑफ रोटेशन पर। मास पे तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन मास के साथ साथ वो एक्सेस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। यानी अगर मैं बीचों बीच घुमाता हूँ तो अलग रेजिस्टेंस है, और अगर मैं कॉर्नर के किसी एक्सिस के अबाउट उसको घुमाता हूँ तो वो अलग रेजिस्टेंस आता है। तो रोटेशनल मोशन में जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में मास का होता है, वही काम आपका क्या होता है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। देखिए एक और कंपेरिजन मैं आपको बता, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी 12 mv²।
तो यहाँ पर किसी चीज़ को जो भी एनर्जी देंगे वो एम के बेस पर उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। एम कितना ज़्यादा है कितना कम है, वो काइनेटिक एनर्जी उसी हिसाब से उसको वेलोसिटी देगी। एम ज़्यादा होने पर कम वेलोसिटी आएगी, एम कम होने पर ज़्यादा वेलोसिटी उस बॉडी में आएगी, बशर्ते कि काइनेटिक एनर्जी को सेम रखा जाए। तो सेम ऐसे ही जो है, अगर हम जो रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी की जगह पर, काइनेटिक एनर्जी में लीनियर वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यूज करते हैं। हाफ सेम रहता है, हाफ देखना है सिमिलरिटी है, हाफ 1/2 वी स्क्वायर वी ओमेगा स्क्वायर। लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पर हम एम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एम की जगह पर आई, जिसको क्या कहते हैं आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यही हमारा टॉपिक है। तो ये जो आई है, इस आई को फाइंड करने के लिए केवल एम की जरूरत नहीं होती है। आई कुछ तो होता है सिग्मा एम आर स्क्वायर, मास और डिस्टेंस, रोटेशनल एक्सिस से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं एम इंटू आर स्क्वायर। वैसे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सब के लिए एम आर स्क्वायर का समेशन सिग्मा एम आर स्क्वायर इसको आप कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम और एम मीटर स्क्वायर और आर। अगर आप एम के सिस्टम यूज करते हैं तो एम आर स्क्वायर के लिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि सब चीज़ें आर डिपेंडेंट है, एम के अलावा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर पे डिपेंड करता है, यानी रोटेशनल एक्सिस की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो डिफरेंट टाइप की शेप्स के लिए, अलग अलग शेप्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस पर अलग अलग वैल्यू शो कर रहा होता है, जो कि हमें ज्ञात करना होता है, जो हमें पता लगाना होता है कि किस शेप के लिए किसी बॉडी का कौन से एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। जैसे फॉर कंटिन्यूस शेप की बात करें, अगर हम रोड है हमारे पास, तो रोड के सेंटर के अबाउट अगर रोटेशन हो रहा है, या एक कॉर्नर के अबाउट जैसे मैंने अभी बताया उसके अबाउट अगर रोटेशन हो रहा है, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये सब हमें कैलकुलेट करना होता है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो हमारा टॉपिक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिफरेंट शेप्स, उसमें पढ़ेंगे। आप इन सब चीज़ों को थियोरेटिकली भी जो मेरे रिटर्न नोट्स में आपको सेंड करा उसके हिसाब से समझते हुए चलेंगे। फिर हम अपने एक्चुअल सिलेबस की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे, डी एलिमेंट प्रिंसिपल। टिल देन गुड बाय।